हेलो दोस्तों, अभी हम एमपी सेट का जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि 2018 में आए हुए हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। पहला ऑप्शन है भावात्मक प्रक्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक प्रक्षेत्र से और चौथा ऑप्शन है मनोगत्यात्मक प्रक्षेत्र से। तो यहाँ पर टीचर के नॉलेज की बात की जा रही है, ज्ञान की बात की जा रही है। तो ये जो ज्ञान वाला जो क्षेत्र है ये संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञात्मक प्रक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है। पहला ऑप्शन है एज, उम्र, दूसरा ऑप्शन है जेंडर, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेशनल कंपेटेंस और चौथा ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। तो यहाँ पे जो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है वो होगा प्रोफेशनल कंपेटेंस, व्यावसायिक दक्षता। टीचर जो है अपने व्यावसायिक कार्य में किस तरीके से दक्ष है, ये चीज़ जो है शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी डिपेंड्स अपॉन। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। जो स्कूल कॉलेजेस में अभी डिजिटल क्लासेस होने लगी है, वर्चुअल क्लासेस होने लगी है, उसका यूज़ जो है वो कि उसकी जो सुविधा है उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता पर, दूसरा ऑप्शन है लिटरेसी साक्षरता पर, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर पर और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स एज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता पर। अगर लोग कंप्यूटर साक्षर होंगे, कंप्यूटर को चलाना जानते होंगे, तो वो स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी का उपयोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ देयर लर्निंग। निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। मतलब जो लर्नर है उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है, उसको निम्न में से कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती है। पहला ऑप्शन है मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट, रुचि, तीसरा ऑप्शन है एटीट्यूड, अभिवृत्ति और चौथा ऑप्शन है जेंडर, लिंग। तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें, मानसिक परिपक्वता, रुचि और अभिवृत्ति, ये तीनों चीज़ें जो है अधिगम को प्रभावित करती, लर्निंग को अफेक्ट करती है। जो नहीं करती है वो है जेंडर। लर्निंग प्रोसेस का जो है जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसर्च डिज़ाइन इज कैरेक्टराइज्ड एज। शो डिज़ाइन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहला एक्सप्लोरेशन, खोज, दूसरा डायग्नोसिस, उपचारक और तीसरा अनुसंधानात्मक। तो ये इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सभी चीज़ें जो है रिसर्च डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है थीसिस, डिजर्टेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध। ऑप्शन बी है रिसर्च पेपर, शोध पत्र या शोध प्रपत्र। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट,
विषय संबंधित पाठ्य पुस्तक। और फोर्थ ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, रिसर्च पेपर, सम्मेलन, संगोष्ठी, शोध, प्रपत्र। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट बुक ऑफ ए सब्जेक्ट। ये जो है ये किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इन थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर इज कॉल्ड। शोध में उद्धृत संदर्भों को ज्ञापित न करने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। दूसरा ऑप्शन है फुटनोट। तीसरा ऑप्शन है इंडेक्स, सूची। और चौथा ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट, ज्ञापन। तो जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, और अगर हमने वो जो रिसर्च है कहीं से रिव्यू किया है, किसी दूसरे आर्टिकल से, किसी रिसर्च पेपर से, किसी बुक से, और अगर हम उनका नाम जो है वो उसमें संदर्भ में नहीं देते हैं, रेफरेंस में नहीं देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की दिशा के अनुसार कौन सा संप्रेषण का प्रकार नहीं है। कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और ये जो है ये स्कोरिंग टॉपिक है, तो हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है डाउनवर्ड, नीचे की ओर। दूसरा ऑप्शन है अपवर्ड, ऊपर की ओर। तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, समान धरातल स्तर पर। और चौथा ऑप्शन है इंडिविजुअल। तो जो तीनों टाइप्स है, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, ये तीनों तो जो है कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कम्युनिकेशन के टाइप में नहीं आता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। पहला ऑप्शन है डिकोडर, कूट खोलने वाला। दूसरा ऑप्शन है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। तीसरा ऑप्शन है सेंडर, प्रेषक। और चौथा ऑप्शन है माध्यम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमको पता है जो स्टार्टिंग होती है कम्युनिकेशन की वो होती है सेंडर से, प्रेषक से। ठीक है, प्रेषक से जो है वो जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी मैसेज होता है वो स्टार्ट होता है, चलता है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, फिल अप द, प्रश्न चिन्ह को भरिए। यहाँ पे हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। थोड़ा सा मैथ्स का है, थोड़ा लॉजिक हमको लगाना है इसमें। नंबर दिए हुए हैं 3, 7, 10 और 14। सबसे पहले हमको 3, 7, 10 और 14 के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लॉजिक लगा पाएंगे कि यहाँ पे क्या रिलेशन है और अगला नंबर क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं 3 और 7 यहाँ पे +4 का डिफरेंस है। 7 और 10 यहाँ पे +3 का डिफरेंस है। 10 और 14 यहाँ पे +4 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं +4 +3 +4 +3, इस तरीके से जो है रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 14 में +3 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 17। तो जो आंसर होगा वो होगा 17। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत स्कोरिंग होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कंप्यूटर से रिलेटेड, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर इज। प्रत्येक कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है। जो भी कंप्यूटर होता है उसका, जब हम उस पर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। आपने नाम सुना होगा आईपी एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये हर कंप्यूटर का विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, अलग होता है।
ठीक है, तो जो आंसर है वो होगा यूनिक, विशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCR एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु BCR का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है बेसिक कॉपी रीडर, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी कार्बन रन टाइम, तीसरा ऑप्शन है बार कोड रीडर और चौथा ऑप्शन है बाइट कमांड रीडर। तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर आपको पता होगा ऐसी डिवाइस है जो बार कोड को रीड करती है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है और ये जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, उसकी वो जो बार कोड्स होते हैं उसमें उसकी जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है CD, दूसरा ऑप्शन है DVD, तीसरा ऑप्शन है लूप पैटर्न और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो हमको पता है CD, DVD और हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर मेमोरी होती है। यहाँ पे हमसे पूछा है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लूप पैटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्टन। नॉर्टन क्या है। ऑप्शन है एंटीवायरस, वैक्सीन, प्रोग्राम या नेटवर्क। हमको पता है नॉर्टन जो है वो एक एंटीवायरस है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी एक्सेस्ड थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मोबाइल विद इंटरनेट फैसिलिटी, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट की सुविधा वाले फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो हमको पता है इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है और उसके लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। ये इन डिवाइसेस की मदद से हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स और चौथा ऑप्शन है माउस। हमको पता है इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कीबोर्ड से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, होम अफेयर्स, गृह मामले या गृह मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है एट दिस जंक्चर द डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैव बिकम। वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के, पहला ऑप्शन है अपोजिट टू ईच अदर, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस टू ईच अदर, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और चौथा ऑप्शन है पार्टनर टू ईच अदर। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि विकास और पर्यावरण जो है एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम देख रहे हैं अभी कि जैसे सब दूर विकास हो रहा है, पूरे विश्व में विकास हो रहा है, लेकिन वो जो विकास है कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। हमको विकास जो है इस तरीके से करना है कि पर्यावरण कम से कम प्रभावित हो। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपोजिट टू ईच अदर, विरोधी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है
रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, वन कटान का परिणाम है। पहला ऑप्शन है डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस, प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ जाना। दूसरा ऑप्शन है एग्जिटिंग्स ऑफ मेडिकल प्लांट्स, औषधीय पौधों की विलुप्ति। तीसरा ऑप्शन है रेन साइकिल बिकम्स इरेगुलर, वर्षा चक्र का अनियमित हो जाना। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमको पता है जो वन कटान है, डिफॉरेस्टेशन है, उसके कारण प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता है, औषधीय पौधों की विलुप्ति का भी कारण बनता है ये, और वर्षा चक्र भी इससे अनियमित हो जाता है। तो तीनों ऑप्शन होंगे, तो जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज, सभी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद, पर्यावरण प्रबंधन संबंधित है। पर्यावरण प्रबंधन जो हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, तो ये इसका मतलब क्या है, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ओनली, केवल संचयीकरण से। दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन ओनली, केवल संरक्षण से। तीसरा ऑप्शन है बोथ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, संचयीकरण तथा संरक्षण दोनों से। और चौथा ऑप्शन है प्लानिंग ओनली। तो हमको पता है पर्यावरण प्रबंधन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमको संचयीकरण भी करना है और संरक्षण भी करना है, प्रिजर्वेशन भी करना है और कंजर्वेशन भी करना है। तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, संचयीकरण तथा संरक्षण दोनों से। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल हैजार्ड, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहला ऑप्शन है अर्थक्वेक, दूसरा ऑप्शन है सुनामी, तीसरा ऑप्शन है आकस्मिक बाढ़, और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय दुर्घटनाएं। तो हमको पता है नाभिकीय दुर्घटनाएं जो है वो एक साइंटिफिक इवेंट है, तो जो आंसर है वो होगा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अर्थक्वेक, सुनामी और जो फ्लड होती है वो नेचुरल डिज़ास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन नाभिकीय दुर्घटनाएं जो है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से होती है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये जो है ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से हमको जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, ज़्यादातर हमारे जो राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में हमको पता करना है, उनकी जानकारी हमको रखना है। जैसे इस यहाँ पे इग्नू के बारे में पूछा है, उसके अलावा यूजीसी है और भी जो आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, तो इनके बारे में हमको जानकारी रखना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1985, 1985 में जो है इग्नू उसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है टीचर वर्किंग फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन मस्ट रजिस्टर देम सेल्स विद, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि हमको जो भी राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनके बारे में पता करना है। यहाँ पे हमारे सामने एनसीटी दिया हुआ है, इसके बारे में हमको पता करना है एनसीटी क्या है, क्या काम करती है, कब इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद में आरआईई के बारे में हमको पता करना है, एनसीईआरटी के बारे में हमको पता करना है, आरसीआई जो है वो क्या काम करती है हमको पता करना है। ठीक है, तो दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है आरसीआई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आरसीआई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इज सिचुएटेड इन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला में। चलिए अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ग्रेडिंग पैटर्न ऑफ नेक द हाईएस्ट ग्रेड इज, नेक जो कि एक गवर्निंग बॉडी है या फिर एक हम बोल सकते हैं कि एक मूल्यांकन संस्था है, जो देश के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रैंकिंग करती है, उनका मूल्यांकन करती है। तो ये जो है जब मूल्यांकन करती है तो ये हाईएस्ट कितनी रैंक दे सकती है, इनकी रैंकिंग कितनी होती है हाईएस्ट।
तो हमको याद रखना है इनकी रैंकिंग होगी A++, ठीक है, A++, ये इसकी हाईएस्ट रैंकिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी A++। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेगुलेटरी बॉडीज फॉर डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया इज, भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि हमारे देश में, भारत में जो भी डिस्टेंस एजुकेशन वाले जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको रेगुलेट कौन सी संस्था करती है, ऐसी कौन सी संस्था है जो उनके लिए नियम बनाती है। तो हमको पता है यूजीसी जो है हमारे देश में जितनी भी गवर्नमेंट या जो भी हायर एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं उनको मॉनिटर करती है, उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, उनके लिए नियम जो है बनाती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यूजीसी, वो हमारा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन जो है वो कौन थे, ये हमको बताना है। तो हमको याद रखना है प्रोफेसर एस भटनागर, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है प्रोफेसर एस भटनागर जो थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हमको यहाँ पे इस पेपर से क्लू भी मिलते हैं कि हमको किस तरीके से हमारी तैयारी करना है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें भी हम स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमको समझ में आता है कि यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, नेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, एनसीटीई, आरआई, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा इससे क्लू मिलता है, तो हमारी तैयारी इसी हिसाब से हमको करना है।